हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। और आज साइकोलॉजी की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट यूनिट का, जिसका नाम है एक्शन रिसर्च अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान। इस टॉपिक से जो पिछले रीट के 2 एग्ज़ाम हुए हैं या फिर जो 2011-12 में जो आरटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, सभी एग्ज़ाम्स में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रह सकती है। तो करते हैं स्टूडेंट्स स्टार्ट। टॉपिक का अपने नाम है एक्शन रिसर्च अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान। टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? एक्शन रिसर्च, या इसी को ही हम हिंदी में कह सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। टॉपिक छोटा सा है लेकिन आपको यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। टॉपिक पढ़ने के बाद में हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, जिससे आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप हो जाएगी। नाम लिखा हुआ अपने टॉपिक का क्रियात्मक अनुसंधान, यानी ये एक्टिविटी के ऊपर बल दे रहा है, रिसर्च करने के ऊपर बल दे रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यहीं पे एक वर्ड समझना पड़ेगा। यहां पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ रिसर्च। रिसर्च का मतलब है, यहां पर रिसर्च का मतलब होता है पुनः, और सर्च का मतलब क्या होता है? खोजना। यानी इसी को ही हम क्या कह सकते हैं? बार बार खोजना जो है वो क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। और हमें बार बार खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि मेनली क्रियात्मक अनुसंधान एक मेथड है, एक विधि है, जिसका प्रयोग विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार करने के लिए किया जाता है। वापस सुनना एक बार आप, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? एक विधि है जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए, कार्य प्रणाली में बदलाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे हम शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा उन्नत और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपनी शिक्षा पद्धति में निरंतर जो है नए नए इनोवेशंस को यूज़ करते हैं, नए नए अनुसंधान, नए नए रिसर्च को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, ताकि और ज़्यादा इफेक्टिव अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बनाया जा सके। इसीलिए यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया है कि पुनः खोजना या बार बार खोजने को हमने नाम क्या दिया है? रिसर्च या अनुसंधान। और इसका मुख्यतः जो प्रयोग किया जाता है वो किसके क्षेत्र में किया जाता है स्टूडेंट्स? शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं एक ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक ग्राफिक्स तैयार किया मैंने आप लोगों के लिए ताकि आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाए। देखो, एक्शन रिसर्च के बारे में लिखा हुआ है क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार। किसकी कार्य प्रणाली में सुधार की बात की जा रही है? यहाँ पर विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाने की एक क्या है? विधि है। तो आपको मोटे मोटे तौर पे क्या ध्यान रखना है कि क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल का जो वर्किंग प्रोसेस है उसके अंदर आपको क्या लाना है? बदलाव लेकर आना है। लेकिन एक चीज आप यहां पर विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का जो क्षेत्र होता है, इसका जो क्षेत्र होता है, यानी इसके अंदर हम किसी स्थानीय समस्या का क्या करते हैं? समाधान करने की बात करते हैं, या किसी कंटेम्परेरी प्रॉब्लम, किसी तात्कालिक समस्या का समाधान करने की हम यहां पर बात करते हैं। तो देखिएगा, इसके मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है। देखो, पहले पॉइंट की हम बात करते हैं रिसर्च। मैंने अभी आपको बताया था रिसर्च से यहां पर तात्पर्य क्या होता है? बार बार खोजना। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किसी चीज के अंदर परिवर्तन किया तो वो परिवर्तन सदियों तक वही लागू रहेगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि समय और परिस्थिति के साथ साथ जो भी नए नए इनोवेशंस होते रहते हैं उनको एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? बार बार खोजने की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं।
फिर अगला पॉइंट देखिएगा, एक पॉइंट लिखा हुआ मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव का मतलब है यहां पर क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य की हमने बात की थी कि विद्यालय या कक्षा की कार्य प्रणाली में क्या लाना, बदलाव लाना। तो देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में क्या करना, सुधार लाना ही क्रियात्मक अनुसंधान का क्या है, मुख्य उद्देश्य। बहुत नॉर्मल पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिएगा आप, इसका उपयोग तात्कालीन एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। मैं इस पॉइंट को स्टार मार्क कर देता हूं, गौर फरमाइएगा कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। एक तो स्थानीय प्रॉब्लम, ठीक है, और दूसरा इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तात्कालीन समस्या के लिए किया जाता है। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। एक तो इसके अंदर जो अनुसंधान किए जाते हैं वो किसी कार्य को करने के ड्यूरिंग या दौरान ही किए जाते हैं, ठीक है ना, ताकि उसकी पद्धति में, उसके सिस्टम में हम क्या ला सके, बदलाव ला सके, सुधार की गुंजाइश यहां पर हो सके। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। देखिएगा आप, सबसे पहले यदि हम बात करें प्राचीन शिक्षा पद्धति की, तो वहां पर गुरुकुल व्यवस्था होती थी। बच्चे जो पढ़ने जाते थे उनको वहीं स्कूल के कैंपस में ही रहना पड़ता था, यानी एज ए हॉस्टल, जिसको हम आज के ड्यूरिंग संबोधित करते हैं। और शिक्षा का माध्यम केवल मौखिक था, वहां पर केवल मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। फिर चेंजेस आया बहुत बाद में, जिसका हमने जिक्र किया था मूल्यांकन वाले टॉपिक में। मौखिक के बाद में लिखित परीक्षाओं का प्रारंभ होता है बहुत लेट, ब्रिटेन में जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1902 में। फिर उसके बाद में आपको पता हो तो हमने बात की थी शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट के मध्य इंटरेक्शन होता ही नहीं था। अपनी जिज्ञासाओं को बच्चे शांत कर ही नहीं पाते थे। लेकिन फिर हमने उस चीज का समाधान किसके माध्यम से ढूंढा, एनसीएफ के माध्यम से, जो कि बात करता है कि भाई शिक्षा व्यवस्था जो है वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो परंपरागत तरीके और रूढ़िवादिता का क्या करता है, खंडन करता है। ये बार बार खोजने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, ताकि अपने शैक्षिक व्यवस्था को क्या किया जा सके, उन्नत बनाया जा सके, कार्य प्रणाली में क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके। एक और आपको मैं एग्जांपल बता देता हूं। जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, जब 12th क्लास तक की मैं आपको बात बता रहा हूं, उसके अंदर उसका जो एग्जाम्पल है वो एक्शन रिसर्च से ही रिलेटेड है। हमारे एक नए प्रिंसिपल आए थे मेड़ता सिटी के स्कूल के अंदर, तो उन लोगों ने एक नया सिस्टम लागू किया। जैसे पहले तो हमारे डायरेक्ट प्रेयर होती थी, प्रार्थना होती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रार्थना हो गई, उसके बाद में उन्होंने जीके के कुछ क्वेश्चन लिखाना स्टार्ट कर दिया। यानी हमें डेली जीके के 5 क्वेश्चंस लिखाए जाते थे। इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसका संबंध किससे, अपने क्रियात्मक अनुसंधान से। तो इससे क्या हुआ, बच्चों को उनकी जो जनरल अवेयरनेस थी वो सारी चीज वहां पर उनको अच्छे से मिल रही थी, उनकी जानकारी की क्या हो रही थी, पूर्ति हो रही थी। सेकंड थिंग, उन्होंने नया जो इनोवेशन वहां पर किया, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर बच्चों में पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है। कई बच्चे क्या करते हैं, अपनी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं हो, इसलिए फर्स्ट पीरियड में अटेंडेंस होती थी तो अटेंडेंस लगाई, उसके 2 या 3 पीरियड पढ़ने के बाद में वो निकल जाते थे। या फिर अपनी वापस अटेंडेंस होती थी, इसके क्या बोलते हैं इसको, जो मतलब इंटरवल जो होता था, इंटरवल का आधे घंटे के गैप के बाद में वापस जो पीरियड आता था उसके अंदर भी वापस क्या ली जाती थी, अटेंडेंस। तो वो क्लास अटेंड करते बच्चे और फिर से वापस 1-2 क्लास अटेंड करके वो भाग जाते थे। तो इस पलायन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नया सिस्टम क्या अपनाया। तो ये जो समस्या है, पहली बात तो ये प्रॉब्लम कैसी हो गई, लोकल प्रॉब्लम हो गई, स्थानीय समस्या हो गई, तत्कालीन समस्या हो गई, जिसका समाधान वहीं के लोगों को क्या करना पड़ा, ढूंढना पड़ा। तो प्रिंसिपल सर ने क्या किया, प्रत्येक टीचर को एक डायरी दे दी और उस डायरी के अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ा, प्रत्येक क्लास में प्रति लेक्चरर में उनको क्या करना पड़ा, वहां पर प्रति लेक्चर के दौरान अटेंडेंस लेनी पड़ी, जिसके कारण क्या हुआ, प्लान करने की जो प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे बच्चों की क्या होती गई, कम होती गई। तो सीधा सीधा सा मतलब यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध स्थानीय तथा तात्कालिक समस्याओं के साथ होता है, तथा इसके द्वारा हम विद्यालय की कार्य प्रणाली में क्या करते हैं, सुधार करते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा क्या बना सकते हैं, उन्नत बना सकते हैं। और इसी कड़ी में देखिएगा आपके अगला जो है ग्राफिक्स,
अगला अपना ग्राफिक्स आता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि भाई इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, कौन कौन से क्षेत्रों में हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग कब हुआ। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहां पर मिल सकता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें क्रियात्मक अनुसंधान की, तो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो अमेरिका के शिक्षा शास्त्रियों ने किया था। अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो कौन से देश की देन है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। और अमेरिका के शिक्षा शास्त्रियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है कोलियर। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो उसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, कोलियर। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछे कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तब उसका आंसर कोलियर की बजाय क्या हो जाएगा, बकिंघम। देखिएगा यहां पर ग्राफिक्स में देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान किसकी देन है, अमेरिका के शिक्षा शास्त्रियों की। मैं आपको क्वेश्चन की अप्रोच में बताता जा रहा हूं, एक एक पॉइंट आप ढंग से सुनना, किसकी देन है, अमेरिका के शिक्षा शास्त्रियों की। फिर अगला फैक्ट देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो अमेरिकी शिक्षा शास्त्री कोलियर द्वारा किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि कोलियर कहां के रहने वाले थे, अमेरिका के। फिर अगला पॉइंट मैंने आपको बताया, शिक्षा के क्षेत्र में यूज कौन करेगा, बकिंघम 1926, जिसका जिक्र उन्होंने किया था अपनी बुक जिसका नाम था रिसर्च फॉर टीचर्स। बुक का नाम क्या था स्टूडेंट्स, रिसर्च फॉर टीचर। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग बकिंघम द्वारा 1926 में किया गया, जिसका वर्णन उन्होंने कौन सी बुक में किया, रिसर्च फॉर टीचर। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो ध्यान देने योग्य है, जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, देखिएगा एक नाम आता है जो कि सबसे चर्चित नाम है, स्टीफन एम कोरे। ये भी अमेरिका के ही शिक्षा शास्त्री हैं। तो शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनके रूप में जब उन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रैक्टिकली तौर पे जो यूज किया था इसका, वो किसके द्वारा किया गया, स्टीफन एम कोरे। वापिस सुनिएगा, एक नाम है बकिंघम और दूसरा स्टीफन एम कोरे। ढंग से सुनना, यदि आपसे पूछे कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले उपयोग किसने किया, केवल शब्द का यूज करा शिक्षा के क्षेत्र में, नाम क्या, बकिंघम। लेकिन आपसे पूछे कि शिक्षा की जो समस्याएं हैं, जो एजुकेशनल प्रॉब्लम है, वहां पर प्रैक्टिकली तौर पे इसको अप्लाई करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है स्टूडेंट, स्टीफन एम कोरे। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वाधिक विकास किसके द्वारा किया गया, तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्टीफन एम कोरे। और इसके साथ साथ देखिएगा, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो देखो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ यहां पर बकिंघम। डेट क्या आती है स्टूडेंट्स, 1926। और इनकी बुक का नाम क्या था, बकिंघम ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रिसर्च फॉर टीचर्स। और उसके बाद में देखिएगा, शिक्षा की समस्याओं के लिए इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, स्टीफन एम कोरे। यानी शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ड का यूज बकिंघम और शिक्षा की समस्याओं के रूप में इसका प्रयोग किसने किया, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्टीफन कोरे, स्टीफन एम कोरे। ये भी कहां के शिक्षा शास्त्री थे, अमेरिका के शिक्षा शास्त्री थे। और अब ये जो मैंने लिखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में, इसका आप स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप अच्छे से अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कर सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसकी अगली कड़ी में हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ और नाम आते हैं, जैसे एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है कर्ट लेविन, जिनको आप अधिगम टॉपिक में भी पढ़ते हो। उनके सिद्धांत का नाम था क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत।
तो एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है कर्ट लेविन, उन्होंने भी क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का यूज किया। कौन से क्षेत्र में? सामाजिक क्षेत्र में किया था। ठीक है, तो कर्ट लेविन जो है वो बात करते हैं लक्ष्य की, कि भाई कोई भी हम कार्य करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। और कर्ट लेविन कहते हैं कि जब हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जब एफर्ट करते हैं, उस दौरान व्यक्ति के मार्ग में क्या आते हैं? बैरियर्स आते हैं, बाधाएं आती है। ठीक है, तो व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति कब कर पाएगा? जब वो अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं का क्या कर पाएगा? निराकरण कर पाएगा। तभी वो अपनी समस्या का क्या कर पाएगा? वास्तविक समाधान कर पाएगा, अर्थात अपने लक्ष्य की क्या कर पाएगा? प्राप्ति कर पाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूं। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो उसके अंदर आपको कुछ नाम याद होने चाहिए। कुछ नाम तो आपको याद हो गए, जैसे कोलियर, फिर हमने पढ़ा बकिंगम, फिर हमने नाम लिया स्टीफन एम कोरे, उसके बाद में हमने एक नाम लिया कर्ट लेविन। तो ये चार नाम तो आपको अच्छे से याद हो ही गए हैं। ठीक है, कर्ट लेविन कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। ठीक है, अब इनके अलावा भी कुछ नाम है जिनसे डेफिनेटली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। एक तो आपके नाम आता है लुईन। क्या नाम है? लुईन। ये भी कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के शिक्षा शास्त्री थे। और एक यहां पर नाम आता है स्टूडेंट हैरिकेन। हैरिकेन तो एक तूफान का नाम भी है, आपको पता होगा। तो अमेरिकी शिक्षा शास्त्रियों में दो नाम तो आपको याद है ही है, कोलियर और स्टीफन एम कोरे। उनके साथ साथ दो अन्य नाम क्या आ जाएंगे? एक तो नाम आ जाएगा लुईन और एक आपके नाम आ जाएगा हैरिकेन। तो ये चारों के चारों जो है स्टूडेंट्स, वो क्या कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में रिसर्च किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित अमेरिकी शिक्षा शास्त्री नहीं है? तो यहां पर आपको ये चारों नाम अच्छे से याद होने चाहिए। ये चारों नाम एक ग्राफिक्स में लिखे हुए हैं, अभी आगे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप, ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसमें देखो, ये देखो लिखा हुआ आ गया, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित अमेरिकी शिक्षा शास्त्री। ठीक है ना, तो कर्ट लेविन तो कहां के थे? जर्मनी के। और ये जो नाम लिखे हुए सारे के सारे कहां के रहने वाले? अमेरिका के। तो इनमें देखो क्या क्या नाम आ रहा है स्टूडेंट। सबसे पहले तो कोलियर, जिन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सेकंड आपके नाम आ रहा है लुईन। थर्ड आपके नाम आ रहा है हैरिकेन, जो कि तूफान का भी नाम है, इजीली आपको याद हो ही जाएगा। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण और जो चर्चित नाम है स्टूडेंट्स, वो आपके क्या हो जाएगा? स्टीफन कोरे। डेट भी लिख देता हूं स्टीफन कोरे की, आप डेट याद रखना। इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वाधिक विकास किया था और इससे रिलेटेड डेट क्या है? 1953। स्टार मार्क कर देता हूं। ये जानकारी आपको हर जगह नहीं मिलती है, अच्छा फैक्ट है, अच्छे से याद करके जाना। अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, कुछ और फैक्ट आ रहे हैं। दो फैक्ट हैं, आप अच्छे से सुनना। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्रियात्मक अनुसंधान जो है ये कौन से किस क्षेत्र की देन है? ठीक है ना, तो याद रखना एक क्षेत्र है जिसका नाम है सामाजिक मनोविज्ञान। क्या नाम है क्षेत्र का? सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। तो ये कौन से क्षेत्र की देन हो जाएगा स्टूडेंट्स? सामाजिक मनोविज्ञान की। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है उसकी उत्पत्ति का आधार क्या है? ठीक है ना, तो उसकी उत्पत्ति का आधार एक सिद्धांत है स्टूडेंट्स, जिसका आपके नाम आता है आधुनिक, जिसका नाम आता है स्टूडेंट्स आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत। देखिएगा फिर से मैं आपको बता देता हूं कौन से क्षेत्र की देन है, तो सामाजिक मनोविज्ञान। कौन सा सिद्धांत से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, तो सिद्धांत का नाम क्या है? आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत। ठीक है, और ये जो आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत है, इनका जो मेन जो सेंट्रलाइजेशन था वो था टास्क एंड रिलेशनशिप। टास्क एंड रिलेशनशिप को हम हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स कार्य तथा संबंध। कि भाई मेनली जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी टास्क जो आपको दी जा रही है, उसका सब्जेक्ट क्या है, वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है,
और उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कौन कौन सी चीजें होगी, जब उनका आप एक पेरिफेरल, एक परिधि के रूप में एक आप तैयार करोगे, तभी आप उस समस्या का आप क्या कर पाओगे, समाधान कर पाओगे। फिर से रिपीट करवा देता हूं, देखो लिखा हुआ है कि यह संप्रत्यय यानी क्रियात्मक अनुसंधान का जो संप्रत्यय है वो किसकी देन है स्टूडेंट्स, सामाजिक मनोविज्ञान की। फिर देखिएगा इनकी उत्पत्ति का जो स्रोत है वो क्या है, आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत। और यह सिद्धांत जो है वो किस पर केंद्रित है, कार्य तथा संबंध, जिसको हम क्या कहते हैं, टास्क एंड रिलेशनशिप। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखिएगा जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, वो नाम आ गया स्टूडेंट, देखिएगा कर्ट लेविन। कर्ट लेविन क्या है आपको पता होना चाहिए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये किसकी देन है, सामाजिक मनोविज्ञान की देन है। तो उसी प्रकार कर्ट लेविन क्या है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, सोशल साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने अपने क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत में किसकी बात की थी कि लक्ष्य की प्राप्ति करोगे तब क्या आएगी, बाधाएं आएगी। जब तक इन बाधाओं का निराकरण नहीं करोगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, कर्ट लेविन कहते हैं कि बाधाओं का निराकरण करके ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो लक्ष्य की प्राप्ति कब होगी, जब उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। इसका आप एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ की फैक्ट तैयार किए हैं। की फैक्ट यानी उनको आप महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कह सकते हो। तो की फैक्ट्स के अंदर हम दो संस्थाओं की बात करेंगे। एक तो आपके नाम आता है NCERT और दूसरा स्टूडेंट नाम आता है राजस्थान का शैक्षिक संस्थान है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका मुख्यालय कहां पर है, अजमेर में ही। देखिएगा क्वेश्चन किस हिसाब से आपको पूछा जा सकता है। हेडिंग मैंने यहां पर डाला है की फैक्ट्स। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन की लैंग्वेज में कैसे पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली संस्था। हम बात किसकी कर रहे हैं कि भाई क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली संस्था, और कहां पर, राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका मुख्यालय कहां पर है, अजमेर में। ये देखो एरो लगा के लिखा हुआ है। दूसरा, भाई एक्शन यानी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो उन चीजों को प्रैक्टिकली लागू करना पड़ता है। तो प्रायोगिक रूप में जो एक ओवरव्यू, एक जो ड्राफ्ट या खाका जो तैयार करने वाली जो संस्था है स्टूडेंट्स, उसका नाम है आपके NCERT। देखिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए प्रायोगिक योजना। कैसी योजना, प्रायोगिक योजना का प्रारूप निर्मित किया गया। तो ये जो प्रायोगिक योजना का जो प्रारूप जो है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया स्टूडेंट्स, NCERT द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। तो देखिएगा राजस्थान के अंदर शैक्षिक क्षेत्र में बढ़ावा देने वाली संस्थान कौन सा था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन डाला जा सकता है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और प्रायोगिक योजना का प्रारूप किसके द्वारा निर्मित किया गया, इसमें आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, NCERT, SCERT, डाइट। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, NCERT। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली कड़ी में देखिएगा स्टूडेंट्स, हम जो बात करने जा रहे हैं यहां पर वो है आपके डेफिनेशंस की। देखो डेफिनेशंस में हम जो चीजें पढ़ने जा रहे हैं उनमें आपके एक नाम आता है स्टीफन M कोरे। सबसे ज्यादा संभावना जो परिभाषा पूछे जाने की रह सकती है वो किसकी रह सकती है, स्टीफन M कोरे की। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत चर्चित नाम है जो सबको याद होता है। इसके अलावा भी आपको दो परिभाषाएं पूछी जा सकती है, जिनमें से एक विचारक है जिनका नाम है मैकथ्रेट, और एक और आपके नाम आता गुड, कार्टर वी गुड। अन्य सब्जेक्ट में भी, अदर टॉपिक में भी आप इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो डेफिनेशंस देखो मैं आपको याद करवा देता हूं। इसके अंदर आपको
कीवर्ड याद रखने होते हैं। पूरी डेफिनेशन हूबहू आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम जिस परिभाषा की बात कर रहे हैं वो आपके नाम आ रहा है कोरे। परिभाषा किसकी है? स्टीफन एम कोरे की। कोरे क्या कहते हैं सुनिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिससे समस्याओं का अभ्यासकर्ता द्वारा वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर उसमें सुधार के लिए निर्णय लेना है। तो देखिएगा इसमें आपको मेन ध्यान क्या रखना है भाई, समस्याओं का जो समाधान है वो किसके द्वारा किया जाएगा? अभ्यासकर्ता द्वारा। और कौन से ढंग से? वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना और फिर उसमें क्या करना? सुधार करना। तो आपको टोटली परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। स्टीफन एम कोरे की परिभाषा में आपको केवल इतना ही याद रखना कि समस्याओं का अभ्यासकर्ता द्वारा वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर क्या करना? सुधार करना। आगे पूरा आपको हूबहू एज इट इज याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, परिभाषा किसकी है? कोरे की। आपको कीवर्ड क्या याद रखना है? समस्याओं का अभ्यासकर्ता द्वारा वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर उसमें सुधार करना जो है वो क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, अगली परिभाषा हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स मैकथ्रेट की। तो देखो इन दो वर्ड को आप अलग अलग कर लो। थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना और मैक का मतलब होता है किसी चीज को बनाना या उसका क्या करना? निर्माण करना। ठीक है, पहले पूरी परिभाषा बोल देता हूं फिर आपको कीवर्ड ही याद करना है। देखो मैकथ्रेट क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में क्या करना है? रचनात्मक सुधार करना। क्या करना है? रचनात्मक सुधार करना है। ठीक है, तो मेनली आपको जो वर्ड याद रखना है स्टूडेंट्स वो क्या याद रखना है? व्यवस्थित खोज। कैसे? मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, एक तो नाम है थ्रेट। ठीक है ना, आपको धमकी मिली है, थ्रेट मिली है कि आपको क्या करनी है? खोज करनी है। कोरिलेट करवा रहा हूं ताकि आपको डेफिनेशन इजीली याद हो जाए। थ्रेट क्या मिली है? धमकी क्या मिली है आपको कि आपको क्या करनी है? खोज करनी है। ठीक है, और खोज करोगे तो आप क्या करोगे? किसी नई चीज को मैक कर लोगे, किसी नई चीज का निर्माण कर लोगे। किसी नई चीज को मैक आप कब कर पाओगे? इसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा? व्यवस्थित रहना पड़ेगा। हम किसी नई चीज का निर्माण व्यवस्थित तरीके से ही कर सकते हैं। तो थ्रेट क्या मिली थी? खोज करने की। किसी चीज को मैक या निर्माण कब कर सकते हैं? किसी व्यवस्थित तरीके से ही कर सकते हैं। तो आपको केवल यदि इतना ही याद है कि व्यवस्थित खोज की बात क्रियात्मक अनुसंधान में कौन करता है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? मैकथ्रेट। तो मैकथ्रेट में आपको केवल और केवल क्या याद रखना है? व्यवस्थित खोज। खोज का संबंध हमने किससे जोड़ा था? खोज के लिए थ्रेट मिली थी, धमकी मिली थी। और मैक करने के लिए, निर्माण करने के लिए आपको कैसे रहना पड़ेगा? व्यवस्थित रहना पड़ेगा। अर्थात व्यवस्थित खोज की बात कौन करता है? मैकथ्रेट। पूरी परिभाषा क्या है? व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति तथा समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। याद हो जाएगी आपको डेफिनेशन। तीसरा आपके नाम आता गुड, कार्टर वीगुड। कार्टर वीगुड कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय और कार्यों की गुणात्मक उन्नति हेतु प्रयोग किया जाने वाला क्या है? अनुसंधान है। तो मेनली जो परिभाषा देने वाले का नाम क्या है? गुड। गुड में आपको इतना ही याद रखना है, गुड जो है मेनली कितने लोगों की बात करता है? 3 लोगों की। कितने लोगों की बात करता है? 3 लोगों की कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की बात करता है, जिनमें से एक आपके नाम आता है शिक्षक, दूसरा आपके नाम आता है ऑब्जर्वर यानी निरीक्षक, और तीसरा नाम आपके क्या आता है स्टूडेंट्स? प्रशासक। इनके कार्यों की गुणात्मक उन्नति की बात जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान में कौन करता है? गुड करता है। यानी गुड की परिभाषा में आपको 3 नाम याद रखने हैं, शिक्षक, निरीक्षक और प्रशासक। शिक्षक, निरीक्षक और प्रशासक, ये 3 वर्ड जो है किसकी परिभाषा में आते हैं? गुड। फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, फिर उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। हमने सबसे पहले परिभाषा पढ़ी स्टूडेंट्स स्टीफन एम कोरे की। स्टीफन एम कोरे जो है
वो समस्या का अध्ययन किस ढंग में करने की बात करता है? वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की बात करता है। किसकी बात करता है? वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की बात कौन करता है? स्टीफन एम कोरे। फिर हमने अगली परिभाषा पढ़ी थी मैक थ्रेट। थ्रेट यानी धमकी, किसकी? खोज करने की, और मैक यानी निर्माण करना। इसके लिए आपका व्यवस्थित होना जरूरी है। व्यवस्थित खोज की बात कौन करता है? मैक थ्रेट। फिर हमने परिभाषा पढ़ी गुड की। गुड की परिभाषा में 3 नाम मैंने आपको क्या बताए थे? शिक्षक, निरीक्षक और प्रशासक। इन तीनों की कार्य प्रणाली में सुधार की बात आपके कौन करते हैं? गुड करते हैं। इन तीनों ही डेफिनेशंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स अच्छे से। देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इसी अगली कड़ी में स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं, कुछ और स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है, कार्यकर्ता द्वारा स्वयं की कार्य प्रणाली की समस्या का चयन करना और उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना और फिर उसका क्या ढूंढना? समाधान ढूंढकर सुधार करने की जो प्रक्रिया है उसको नाम क्या दिया गया? क्रियात्मक अनुसंधान। यानी ये मोटे मोटे तौर पे इसका मीनिंग है कि भाई क्रियात्मक अनुसंधान है क्या। एक बार फिर से देख लीजिएगा, किसी कार्यकर्ता द्वारा स्वयं की कार्य प्रणाली की समस्या का चयन करना। भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं? समस्या का चयन करते हैं, फिर उससे रिलेटेड आंकड़े जुटाते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं, फिर उनका निष्कर्ष निकालते हैं और तब जाके हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आगे जाके हम स्टेप पढ़ेंगे। तो यहां पर कार्यकर्ता द्वारा क्या किया गया? स्वयं की कार्य प्रणाली की समस्या का क्या किया गया? चयन किया गया। फिर चयन करने के बाद में उसका वैज्ञानिक ढंग से क्या किया गया? अध्ययन किया गया। फिर उसके बाद में उसमें क्या किया गया? सुधार करने की प्रक्रिया को लागू किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। मैंने आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि क्रियात्मक अनुसंधान एक विधि है जिसका प्रयोग विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए किया जाता है, जिसका संबंध तात्कालिक समस्याओं तथा स्थानीय समस्याओं से होता है। यानी यहाँ पर अनुसंधानकर्ता की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम सभी के लिए सेम हो। तो इसीलिए हमने यहाँ पर नाम क्या दिया गया है कि यहाँ पर कार्यकर्ता द्वारा स्वयं की कार्य प्रणाली, यानी यहाँ पर समस्या भी लोकल होगी, पर्टिकुलर होगी, और उसका समाधान जो है वो भी व्यक्तिगत तरीके से ढूंढा जाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। बहुत नॉर्मल चीज थी, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। ओके, इसी अगली कड़ी में स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। अगला आपके नाम आता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान, मैंने आपको बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान कौन से देश की देन है? अमेरिका की। और अमेरिका के शिक्षा शास्त्रियों के मैंने आपको नाम बताए थे, वही चीज है, एक बार रिपीट हो जाएगा आपका, कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विचार सबसे पहले अमेरिका के शिक्षा शास्त्रियों द्वारा आरंभ किया गया। वही चीज है, वापिस स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि लिखने में सहूलियत रहेगी। और इसमें हमने नाम पढ़े थे, देखो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कोलियर ने। फिर हमने पढ़ा था शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में यूज किसने किया? स्टीफन एम कोरे ने। और 2 अन्य नाम क्या थे? एक नाम था लुईन और एक और नाम क्या था? हैरिकेन। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है कि निम्न में से कौन सा एक क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित अमेरिकी शिक्षा शास्त्री नहीं है? तो इन चारों के आपको नाम याद होने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स, वैसे पहले लिख भी चुके हैं आपने, स्क्रीनशॉट लिया भी होगा। आगे बढ़ते हैं अगली कड़ी में, देखिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, अब बहुत महंगी चीज आ रही है, आप देखिएगा कि भाई क्रियात्मक अनुसंधान की जरूरत क्या पड़ी? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्शन रिसर्च, कि भाई क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, इसका निर्माण क्यों किया जाता है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव यहां पर दिए गए हैं, आप देखिएगा स्टूडेंट्स। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य नॉर्मल पॉइंट है जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार कर क्या करना? विकास करना। मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई पहले सीधी प्रेयर हो जाती थी, उसके बाद में मतलब प्रार्थना में आप जीके के कुछ क्वेश्चन लिखा रहे हो, बच्चों को जनरल
जो नॉलेज आप दे सकते हो। दूसरा, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार का, कि पलायन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए 2 पीरियड में अटेंडेंस नहीं लेकर सभी कालांश में क्या किया गया, अटेंडेंस ली गई। पॉइंट समझ चुके हैं हम। अगला पॉइंट देखिएगा, विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक में क्या करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ताकि वे अपनी समस्याओं का क्या कर सके, समाधान कर सके। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। 3 नाम आ रहे हैं, एक तो टीचर, दूसरा HM शिक्षक, प्रधानाचार्य, और तीसरा नाम यहां पर क्या आ रहा है, प्रशासक, या उसी को हम क्या कह सकते हैं, प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये तीनों जो है वो क्या हो सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता हो सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान में निम्न में से कौन सा अनुसंधानकर्ता नहीं है। तो आपको तीनों पॉइंट याद हो जाएंगे, तो चौथा अपने आप उसका आंसर आप कर पाओगे। और मेनली यहां पर अनुसंधानकर्ता की जो भूमिका है वो किसके द्वारा निभाई जाती है स्टूडेंट्स, टीचर के द्वारा निभाई जाती है। किसके द्वारा निभाई जाती है, टीचर के द्वारा, क्योंकि प्रधानाचार्य जो है वो स्कूल चलाने से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन मेनली जो शैक्षिक क्षेत्र की जो समस्या है उसका जो समाधान करने के लिए अनुसंधान करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा, शिक्षक के द्वारा किया जाएगा, टीचर के द्वारा किया जाएगा। तो अनुसंधानकर्ता की भूमिका में क्या नाम आ जाएंगे, टीचर, प्रधानाचार्य और प्रशासक या प्रबंधक। और ये वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। उद्देश्य में स्टूडेंट तीसरा पॉइंट आता है, शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधकों को विद्यालय के कार्य प्रणाली में क्या करना, सुधार के लिए सुझाव देना। तो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए जो सुधार करने का जो प्रावधान है वो किस किस के द्वारा तैयार किया जा सकता है, शैक्षिक प्रशासन के द्वारा किया जा सकता है, और साथ ही साथ किसके द्वारा किया जा सकता है, प्रबंधकों के द्वारा किया जा सकता है। और आपको पता ही है, बहुत नॉर्मल पॉइंट है कि विद्यालय के अंदर जो प्रबंधन की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके द्वारा होती है, किसके हाथ में होती है, प्रधानाचार्य के हाथ में होती है। नॉर्मल पॉइंट है। अगला पॉइंट पढ़िएगा, विद्यालय की कार्य प्रणाली को इस प्रकार प्रभावशाली बनाया जाए ताकि छात्रों को अधिगम के लिए स्वस्थ वातावरण मिल सके। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर स्कूल का जो वर्किंग प्रोसेस है उसको क्या बनाना है, इफेक्टिव बनाना है। और उसको इतना इफेक्टिव बनाना ताकि बच्चे जो है वो अध्ययन करने में, सीखने में क्या ले सके, रुचि ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सके, अपने विचारों की क्या कर सके, अभिव्यक्ति कर सकते। नॉर्मल पॉइंट है, सीधा सीधा यहाँ पर भी हम बात किसी कर रहे हैं, कार्य प्रणाली में सुधार की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो आज का ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। ओके, थैंक्स।